नमस्ते एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जो भी टाइम पे लेक्चर्स देख रहे हो उसके हिसाब से रख सकते हो। वेलकम बैक टू डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर। ओके, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम टैक्स एक्ट में इसको सेक्शन नंबर 45 से सेक्शन नंबर 54 में कवर किया गया है। ओके, अगर मैं आपको मार्क्स के वेटेज के हिसाब से बताऊं तो ये लेसन आपको 8 से 10 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल सम्स। ओके, थियरी एक 5 मार्क का आया तो आया, तो मैक्सिमम ये लेसन का जो वेटेज रहेगा दैट विल बी फॉर 15 मार्क्स। ओके, तो पहले हम आज के लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन होता क्या है, अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे जाके याद दिलाऊं तो आपको क्या याद आना चाहिए कि हेड्स ऑफ इनकम जब हमने सुना था आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर में, जब हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा देखा, उसमें हमने देखा देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसमें हमने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन देख लिया, और अभी हम देखने जा रहे हैं कैपिटल गेन। ओके, बहुत ही इजी लेसन है, कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको बेटर होगा कंपैरेटिवली अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट करके समझोगे। तो लोगों को जिनको इसका नॉलेज नहीं है वैसे लोगों को आप नॉलेज दे पाओगे, सीख के, ताकि वो अपना टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचा सके। तो अगर आप किसी का टैक्स बचा रहे हो तो सीधी सीधी बात है ना, उससे चार्जेस लोगे, फीस लोगे, लेना भी चाहिए, याद रखना। इफ यू आर गुड इन समथिंग देन डोंट डू इट फॉर फ्री, रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है भाई, तो मैं आपको एक लाइन में पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूँ। ओके, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज known as income from capital gain। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने इग्नोर किया होगा, कुछ लोगों का तो रहने दो। क्या कहा मैंने, कोई कैपिटल एसेट्स को बेच के अगर आपको गेन हो रहा है, गेन मतलब इनकम हो रहा है, तो वैसे इनकम को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या कहा, कैपिटल एसेट्स को बेच के जो इनकम हुआ उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो है तो इनकम ही, लेकिन इसका जो कैलकुलेशंस है इसको करने का तरीका अलग है। हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स। कौन सा कैपिटल एसेट्स आपको शॉर्ट टर्म में लेना है, किसको लॉन्ग टर्म में लेना है, इंडेक्सेशन कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है, इन सारे चीजों के बारे में हम कैपिटल गेन वाले लेसन में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए या फिर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनना, वरना आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाऊंगा मैं जो आई रियली वांट कि आप देख के समझ के चीजों को करना है। गेटिंग? तो आगे बढ़ते, द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, सर आपने तो कह दिया, क्या कहा
कि कैपिटल एसेट को बेच के होने वाले इनकम को हम कैपिटल गेन कहते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, पहले वो तो बताओ। कैपिटल एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स भी आता है और इनटैंजिबल एसेट्स भी आता है। ओके, अकाउंट्स बचपन से सीख रहे हो, 11 से, अभी तक इतना तो समझ ही गया होगा व्हाट इज टैंजिबल एसेट्स एंड व्हाट इज इनटैंजिबल एसेट्स, वो नहीं बताऊंगा मैं। ओके, तो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आपको टैंजिबल एसेट्स भी लेना है, इनटैंजिबल एसेट्स भी लेना है। तो क्या क्या आता है, चलो एक बार पढ़ के बताता हूँ। आ जाओ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, देखो सेक्शन नंबर 45, 48, 50, 54, ये सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे। मेनली क्या है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज नोन एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, व्हाट इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी which may be tangible और intangible, अभी हमने डिस्कस किया। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग टैंजिबल एसेट है, गुडविल, लीज होल्ड राइट्स, लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये जो आपने अभी पढ़ा, गुडविल, लीज होल्ड राइट, लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आपके इनटैंजिबल एसेट्स है। ओके, कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा, क्या एक्सक्लूड होगा, वो भी देखते हैं। देखो, कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द असेसी, agricultural land in which agricultural land which is not situated in urban area etc. कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आता, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, मतलब जो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। लाइक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे यूज हो रहा है, बिजनेस में यूज होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल्स, अकाउंटिंग भाषा है ये सब कहाँ पे देखा है आपने, ये सब आपने अकाउंट्स में, मतलब एक बिजनेस में जो चीज यूज होता है दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। जो चीज बिजनेस में यूज होगा वो आपका कैपिटल एसेट नहीं रहेगा। और क्या, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द असेसी, पर्सनल इफेक्ट मतलब ये जो आपके पर्सनल यूजेस के गुड्स जो होते हैं, अगर आप वो बेच रहे हो, कुछ पैसा मिल रहा है, उसको आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं कहोगे। एग्जाम्पल, आपने अपना मोबाइल बेचा, कैपिटल एसेट है क्या, नहीं, मोबाइल इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों, क्योंकि भाई मोबाइल तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, तो वो आप बेच रहे हो, कुछ पैसा मिल रहा है, दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। उससे जो पैसा मिला उसको आप कैपिटल गेन में नहीं लोगे। और क्या हो सकता है, पर्सनल इफेक्ट में आपने आपके घर का फ्रिज बेच दिया, नॉट अ कैपिटल एसेट। आपने अपना पर्सनल कार बेचा, नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल है भाई। ओके, तो जो चीज पर्सनल इफेक्ट के लिए यूज होता है वह आपके कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाता है। और एक एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब समझो आपका गांव खेड़े में कोई एग्रीकल्चरल लैंड पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ा है, उसको आप बेच रहे हो, उससे आप कुछ पैसे कमा रहे हो, उसको आप कैपिटल गेन नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड विच आर लोकेटेड इन द रूरल एरिया इज नॉट
अ कैपिटल एसेट। तो अगर आपका एसेट कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता तो उस एसेट्स को बेच के जो भी इनकम हुआ आप उसको कैपिटल गेन का इनकम भी नहीं कह सकते। गेटिंग? तो आप एक बात समझ लेना, एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरियाज में है तो भाई वो कैपिटल एसेट नहीं है। वही एग्रीकल्चरल लैंड अगर अर्बन एरिया में मतलब सिटी में है, लाइक मुंबई में है, तो वह कैपिटल एसेट है। उसको बेच के कमाया हुआ गेन आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन माना जाएगा। गेटिंग? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हाँ कैपिटल एसेट्स का, क्योंकि आपका एसेट अगर कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में ही नहीं बैठता तो आप उस एसेट को बेच के कमाने वाले इनकम को कैपिटल गेन का नाम नहीं दे सकते। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये जो कैपिटल एसेट्स है जिसका हमने अभी इतना देर डिस्कस किया, ये कैपिटल एसेट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। एक है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जिसको हम शॉर्ट टर्म में STCA भी कहते हैं, और एक है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? LTCA। कैपिटल एसेट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ओके, व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन तो बहुत इजी है, इतना इजी है कि पहली का लड़का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को यूं बता दे। यूं तुमको तो भाई आराम से आना चाहिए। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। ओके, इसको इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिवाइड किया गया है। पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 12, 24, 36। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको सेल कहते हैं ना, आप इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ट्रांसफर वर्ड यूज होता है कैपिटल गेन में, उसको आप सेल कह सकते हो। जो प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वह प्रॉपर्टी वह असेट 12 महीने से कम टाइम के लिए आपने होल्ड किया है, उसको आप नाम दोगे कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का। सर ये 12, 24, 36 मतलब क्या? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसेट्स वो डिवाइड किया गया है। कि अगर आप, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हो, एग्जांपल रिलायंस कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया, ओके, और अगर आपने वो जो खरीदा हुआ शेयर्स था उसको 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया, खरीद के 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने उसको बेच दिया, तो आप कहोगे वो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, और उससे होने वाला इनकम या लॉस आपके लिए कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। गेटिंग? तो शेयर्स के केस में और म्यूचुअल फंड्स के जो इक्विटी ओरिएंटेड होता है, वैसे वाले केस में अगर आप शेयर्स को 12 महीने से कम टाइम के लिए अपने पास
होल्ड करते हो, मतलब खरीदा और 12 महीने के अंदर अंदर बेचा और इनकम कमा लिया, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसको आप कहते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। तो भाई शेयर्स के केस में टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 12 महीने। कितने का, 12 महीने का। अगर आपने 12 महीने के अंदर अंदर शेयर्स को खरीद के बेचा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। उससे होने वाले गेन को, इनकम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। फिर आता है, चलो यहाँ पे मैं शेयर्स लिख लेता हूँ, इसका मैंने नोट्स आपको टाइप करके अवेलेबल किया है। फिर आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये फेमस है, हाँ सबसे ज्यादा फेमस लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर आप कोई घर बंगला खरीद रहे हो और उसको खरीदे हुए दिन से 24 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप वैसे एसेट को, वैसे बिल्डिंग को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का नाम दोगे। क्या नाम दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का नाम दोगे। इसको, अगर आपने खरीदे हुए फ्लैट को 24 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बेचा, उसको आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बेचने से जो इनकम या लॉस हुआ, उसको आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, गेटिंग। और अगर कुछ अदर कैपिटल एसेट्स है, अदर कैपिटल एसेट्स, अगर अदर कैपिटल एसेट्स है, तो ऐसे कैपिटल एसेट्स के लिए 36 महीने का समय दिया गया है। मतलब आप खरीद कर अगर 36 मंथ के अंदर अंदर बेच रहे हो, तो उसको आप नाम दोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, गेटिंग। चलो मैं एक बार टाइप नोट्स में पढ़ा देता हूँ आपको, ये आपके पास नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, मिल भी गया रहेगा आपको, बट इम्पोर्टेंट क्या है, STCA शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ। अगर इन 3 कैपिटल एसेट्स को आपने खरीद के 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो आप उसको नाम दोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का। क्या क्या है, एक है आपका सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी अभी बताया ना, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ऑफ यूटीआई, मतलब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड को खरीद के 12 महीने के अंदर बेच देते हो, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कह सकते हो। एंड जीरो कूपन बॉन्ड, ये एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, जीरो कूपन बॉन्ड, जिसको आप खरीद के 12 महीने के अंदर ही बेच देते हो, सेल कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो उसको आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ओके, आगे देखो, STCA इफ हेल्ड फॉर 24 मंथ, ये इन एसेट्स के लिए टाइम पीरियड कितने का है, 24 महीने का। एक अनलिस्टेड शेयर है, एक लैंड और बिल्डिंग, और बोथ है। लैंड और बिल्डिंग तो मैंने डिस्कस किया आपसे। अनलिस्टेड शेयर मतलब एक ऐसा शेयर जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसको हम कहते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। एक एग्जांपल बोलता हूँ, पेटीएम इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन पेटीएम एक अनलिस्टेड कंपनी है। क्यों, क्योंकि पेटीएम का शेयर आपको शेयर मार्केट में खरीदने या फिर बेचने के लिए नहीं मिलता, गेटिंग। तो पेटीएम इज अ अनलिस्टेड कंपनी। समझो मैंने उस अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, रखा अपने पास, और समझो 2 साल के अंदर अंदर खरीदे हुए दिन से
2 साल के अंदर अंदर अगर मैंने वो अनलिस्टेड शेयर्स को बेचा तो मैं उसको कहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 महीने का टाइम है, लिस्टेड शेयर्स के लिए महज या मात्र 12 महीने का टाइम है। और क्या, लैंड ऑन बिल्डिंग और बोथ, मतलब फ्लैट, प्लॉट, घर, बंगला, व्हाटएवर, अगर आपने घर वगैरह खरीदा है और उसको खरीदे हुए दिन से 12 नहीं 24 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको बेच रहे हो, उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहोगे और उससे आने वाले गेन को, इनकम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। गेटिंग ओके। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, इन लोगों के लिए समय दिया गया है 12 महीने का। अनलिस्टेड शेयर्स है, लैंड और बिल्डिंग है, इन कैपिटल एसेट्स को टाइम दिया गया है 24 महीने का। आगे 36 महीने में ये दो लोग आते हैं। यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, अदर कैपिटल एसेट्स। डेप्ट ओरिएंटेड फंड मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पैसा सिर्फ और सिर्फ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है, लाइक डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, पब्लिक डिपॉजिट्स में एक्सेट्रा। तो अगर आपने डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को खरीद के 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो उसको आप कहोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उससे होने वाले इनकम को, गेन को हम नाम देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, और एनी अदर कैपिटल एसेट्स। ओके, गेटिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में मैंने आपको 3 तरीका बताया। कुछ एसेट्स के लिए 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है, कुछ एसेट्स के लिए 24 महीने का होल्डिंग पीरियड है, और कुछ एसेट्स के लिए 36 महीने का होल्डिंग पीरियड है। 12 महीना किसके लिए है? लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, और 24 महीने का होल्डिंग पीरियड किसको अलाउड है? अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, लैंड और बिल्डिंग के लिए, और 36 मंथ का होल्डिंग किसको? यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड और अदर कैपिटल एसेट्स। ये तो भाई हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब क्या, ये तो बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन तो पहली का लड़का भी दे सकता है। डेफिनेशन क्या कहता है? जो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वह सब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। एग्जाम्पल समझो, रिलायंस कंपनी के शेयर्स को मैंने 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रखा, फिर बेचा, इनकम कमाया, तो वो इनकम को आप क्या कहोगे? वो इनकम को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहोगे। क्या कहोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेटिंग? जैसे समझो लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने खरीद के उसको 24 महीने के बाद, मतलब 2 साल के बाद में बेचा, तो जो एसेट आपने बेचा उसको आप क्या नाम दोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का नाम दोगे। ओके, उससे होने वाले गेन को क्या कहोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहोगे। गेटिंग? और आगे अदर एसेट्स रहेगा सेम, 36 मंथ के अंदर खरीद के बेचा तो शॉर्ट टर्म, बाद में बेचा तो लॉन्ग टर्म। गेटिंग? मतलब जो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म के डेफिनेशन में नहीं आता वह कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म के डेफिनेशन में चला जाएगा। सिंपल है। तो भाई ये हो गया। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एन एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हमने अभी डिस्कस किया, जो एसेट शॉर्ट टर्म में नहीं आता वो लॉन्ग टर्म में आता है। आपको ये वाले पर्टिकुलर लेसन में
जो क्वेश्चंस हैं 99 और आई कैन से 100% ऑफ द क्वेश्चंस हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ओके, तो आप जो यहाँ पे सीखोगे दैट विल बी अबाउट, अगर आप किसी घर को, हाउस प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को बेच के कुछ इनकम कमा रहे हो तो उस इनकम का कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे करना है, इसके बारे में ये वाले पर्टिकुलर लेसन में आपको बताया गया है। तो मेजर आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हाउस या बिल्डिंग या घर वाला। ओके, चलो ये मैंने कुछ फॉर्मेट बना के दिया है, यू नो अवर स्टैंडर्ड मेथड, कि भाई हम एक सिंगल फॉर्मेट फॉलो करेंगे इन ऑल द सम्स, ताकि आप कोई भी चीजों को मिस ना कर सको, आपका आंसर सही हो विद द बेस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। ओके, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करना है ये हम पहले देखते हैं। ये फॉर्मेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ग्रॉस सेल वैल्यू, फॉर्मेट में सबसे ऊपर अपन क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब वो कैपिटल एसेट को जिसको आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का दर्जा दिया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के आपको जो टोटल पैसा मिला है ना, ग्रॉस अमाउंट, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेस क्या क्या होगा, देखो पूरे सेल वैल्यू को आप इनकम मान नहीं सकते, उसमें से उसका खर्चा माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करना पड़ेगा, या अदर एक्सपेंसेस जो इनकर किया उस कैपिटल एसेट्स के ऊपर, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो लेस क्या क्या होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, मतलब अगर हम हाउस प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल लेते हैं तो घर को बेचने के लिए आपने किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया रहेगा जो घर बेचने का काम करता है, वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा, आपके लिए वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर ना, टोटल सेल वैल्यू से माइनस होगा तो ही तो नेट इनकम बचेगा, बरोबर की नहीं चला। देन प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, आप जिस कैपिटल एसेट को बेच रहे हो उसको खरीदा भी तो होगा, तो खरीदते समय आपने कुछ पैसा दिया रहेगा ना, परचेज वैल्यू जो भी रहेगा उसको माइनस कर डालने का। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, हाँ प्रॉपर्टी को कुछ रिपेयरिंग करा रहे हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है उसका आपने रिपेयरिंग कराया, मेंटेनेंस हैंडल किया उसका, जो भी किया, जो भी खर्चा किया वो वाले हाउस प्रॉपर्टी पे या वो वाले कैपिटल एसेट पे, उसको आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहोगे, वो भी माइनस होगा। तो भाई ये तीन चीज माइनस होके जो बचा उसी को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत ही सिंपल है, 4 लाइन में आंसर खत्म हो गया, ध्यान से देखो। टोटल सेल वैल्यू लिखा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर डाला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर दिया, जो बचा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस इतना सा सिर्फ 8 मार्क के लिए आएगा क्या आपको, नहीं, यूजुअली एग्जाम्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। समटाइम हम इजी चीजों को इग्नोर करके चले जाते हैं और एग्जाम में वही आ जाता है और अपना गलत हो जाता है। तो बताने के लिए भाई मैंने बता के रख दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सॉल्व करने का कुछ सोल्यूशन ऐसा है। पूरे अपने सम्स में भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, बाकी सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, गेटिंग है ना। चलो ये तो भाई अपना हो गया, इसको आप कॉपी करना है तो करो, कॉपी करोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि लिखा हुआ चीज आपको ज्यादा याद रहता है ना, तो कॉपी कर लो, मेरी मानो तो कॉपी कर लो,
वैसे तो ये नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवाया ही है, तो टेंशन लेने का नहीं। देन नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये इंपॉर्टेंट, ये रहा एग्जाम्स के सम्स, ये रहे एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट, ये रहा आपका ओरिजिनल लेसन जहां से कैलकुलेशंस पार्ट खुल जाएगा। क्या है फॉर्मेट? सबसे ऊपर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेम जो प्रॉपर्टी को जिसको आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा, उस प्रॉपर्टी को बेचने से आपको मिला हुआ टोटल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू आप ऊपर लिख लोगे। उससे माइनस क्या होगा? ट्रांसफर एक्सपेंसेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 में इन चीजों को लेस करना अलाउड है। नंबर 1 ट्रांसफर एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा, जो हमने अभी अभी देखा। ब्रोकरेज ऊपर भी तो था, प्रॉपर्टी बेचने का आपको कुछ कमीशन पे करना पड़ रहा है, ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, खर्चा है ना, माइनस होगा। Cost of acquisition after indexation, cost of acquisition after indexation, cost of improvement after indexation। देखो ये तो सेम फॉर्मेट है जो मैंने ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए बनाया था, सिर्फ यहाँ पे ये इंडेक्सेशन आ गया। क्या है ये इंडेक्सेशन? यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस रहेगा। देखो अगर हम घर हाउस प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल लेते हैं तो आपने देखा होगा लोग यूजुअली घर खरीदते हैं तो उसको लंबे टाइम पीरियड तक रखते हैं, 15 20 30 40 50 साल तक भी किसी ने घर अपना रखा है, बेचा नहीं है। इवन जो घर आप खुद स्टे करते हो शायद वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रहेगा, क्योंकि उसको भी खरीद के आप काफी दिन हो गया रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में देखा ना आपने कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा और उसको 2 साल के बाद में बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अगर आप ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस करते हो तब अपने को क्या देखना पड़ता है? ये जो सेल वैल्यू आप ऊपर लिख रहे हो ये तो प्रेजेंट वैल्यू है आज का। अगर प्रॉपर्टी 2019 में बिक रहा है तो 2019 में वो प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो आपको मिला, जो आपके लिए सेल अमाउंट बना। सही बात है ना। और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया में और डेली हर साल का थोड़ा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता चला जाता है, रियल एस्टेट का रेट बढ़ता चला जाता है। तो आपको सेल वैल्यू तो आपने लिख दिया भाई, लेकिन ये जो आपका परचेज वैल्यू आपके पास पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके प्रॉपर्टी को 2005 में खरीदा था, अब तो 2020 चालू है। कब खरीदा था? 2005 में खरीदा था। तो 2005 में फॉर एग्जाम्पल आपने वो वाले प्रॉपर्टी को 10 लाख में खरीदा है। आज वही प्रॉपर्टी आप 50 लाख में बेच रहे हो, तो आप ऐसा करोगे क्या? 50 लाख का सेल वैल्यू, 10 लाख में मैंने खरीदा, 40 लाख का प्रॉफिट। आप ऐसा नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2005 में जो 10 लाख का कीमत था वो, और आज इन द ईयर 2019-20 जो भी 10 लाख का कीमत है उसमें फर्क आ चुका है ड्यू टू द इन्फ्लेशन रेट्स। तो आपको ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया रहेगा ना, चूना कभी खरीदा हुआ, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा आज के इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन रेट के हिसाब से। मतलब आप कॉस्ट ऑफ परचेज को आज के दैट इज 2019-20 के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से रिकैलकुलेट करोगे और वो जो वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे। क्यों? देखो भाई नाइंसाफी हो जाएगी ना। आप आज के रेट का सेल ले रहे हो और 15 साल पुराने टाइम का परचेज वैल्यू ले रहे हो, मैच ही नहीं बैठता ना, सूट ही नहीं होता। वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले कराया हुआ खर्चा
भाई पहले के जमाने में 1000 रुपए का भी बहुत कीमत हुआ करता था, आज उतना कीमत नहीं है उसका। तो जो एक्सपेंसेस आपने पहले किया उस एक्सपेंसेस का आज के मार्केट रेट में जो वैल्यू है उसको आप रिकैलकुलेट करते हो अंडर अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है आज के मार्केट रेट के हिसाब से। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको भी आप रिकैलकुलेट करते हो आज के मार्केट के इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन रेट के हिसाब से। तो भाई ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन रेट किधर है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर क्या बड़बड़ कर रहे हो। देखो ये रहा आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखो ईयर वाइज 2001-2 से लेके 2019-20 तक का ये इंडेक्सेशन टेबल मैंने आपके आंखों के सामने अवेलेबल कर दिया है। गेटिंग, अगर 2004-5 में प्रॉपर्टी खरीदा तो इंडेक्सेशन क्या एप्लीकेबल है 113। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ढूंढेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढेंगे। वन टाइम है ज्यादा कुछ नहीं, वन टाइम है ज्यादा कुछ भी नहीं। एक एग्जांपल दूं, चलो आपको शायद समझने में मजा आएगा। समझो मैंने किसी प्रॉपर्टी को 2004-5 में खरीदा था 5 लाख रुपए देके। कितना देके? 5 लाख रुपए देके। जो मैंने 2019-20 में बेच दिया 60 लाख रुपए में। कितने में? 60 लाख रुपए में। तो भाई मेरा अगर कैलकुलेशन करना बोलूं, मैं कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं, चलो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल वैल्यू लिखते सबसे ऊपर फॉर्मेट में। सेल वैल्यू कितना है? 60 लाख है। इसमें से हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं दिया है, इग्नोर करो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं दिया है, इग्नोर करो। कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है ना, ये क्या 5 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या परचेज एक ही होता है। तो आप ये 5 लाख का इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करो पहले। सर कैसे करने का? फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 5 लाख इंटू CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैंने अभी कहा ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। जो साल में सेल किया वो साल का CII नंबर क्या है, वो साल का CII नंबर क्या है। चलो एक बार देखता हूँ 2019-20 का CII नंबर कितना है? 289 है। चलो 289 लिख लेते हैं अपन, फॉर्मूला दिखना चाहिए ना आपको। हाँ हाँ, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर कितना था? 289 डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। भाई एक्विजिशन कौन से साल में किया है? 2004-5 में किया है। 2004-5 का इंडेक्सेशन नंबर कितना दिया है? 113 दिया है। तो कैलकुलेट करो, कैलसी लेके अपने पास रहेगा ना। टैक्सेशन का लेक्चर बिना कैलसी के कैसे बैठ लेते हो पता नहीं होगा मुझे। 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 113, ये आ रहा है मेरा समथिंग 12,78,761। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला मैंने, मतलब जो 2004-5 में 5 लाख रुपए पे था, आज 2019-20 में उसका कीमत 12,78,761 है। गेटिंग, ये क्या है मेरा? ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से अगर मैं सेल वैल्यू अपना माइनस कर दूं
तो जो भी वैल्यू बच रहा है दैट इज 47,21,239, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना सही रहेगा, सिंपल है ना। जो भी मेरे साल का, जो भी मेरे ईयर ऑफ एक्विजिशन था उसका मैंने इंडेक्सेशन नंबर लिया, जो साल में मैंने बेचा 1920 का इंडेक्सेशन नंबर लिया, कैलकुलेट किया, मुझे अभी का इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्विजिशन आया, उसको माइनस किया सेल से, जो बचा वो मेरा इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेटिंग? चलो, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, तुम्हारे ऊपर। हाँ। फिर एक आता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। ये मैं आपको लेक्चर, जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा आप थोड़ा सम सॉल्व करना सीख लोगे, उसके बाद सबसे लास्ट में एंडिंग में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन का, और कुछ भी नहीं किया। ओके, तो भाई अगले लेक्चर्स में हम सम स्टार्ट करेंगे, स्लो जाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी अ ह्यूज होमवर्क फॉर यू इन द कमिंग डेज इन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आई बिलीव। ओके, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए ध्यान रखना।